गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट ले लिया, जिसमें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़ लिया है। अब आज हम लोग लेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़। हेडिंग डालो बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़। of two vector quantities स्केलर प्रोडक्ट का एक नाम हम लोगों ने और दिया था डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे बेटा, डॉट गुणा करने के लिए डॉट का यूज़ कर रहे थे, तो उसका नाम डॉट प्रोडक्ट था। यहाँ हम लोग क्रॉस यूज़ करेंगे, इसलिए इसका एक नाम और रहेगा आर क्रॉस प्रोडक्ट। ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं बेटा। और इस समय जो प्रोडक्ट हो रहा है वो दो वेक्टर क्वांटिटीज का हो रहा है। तो ये हम लोगों का एक वेक्टर ओ ए है, जहाँ ओ ओरिजिन है या ओ इनिशियल पॉइंट है, ए फाइनल पॉइंट है। दूसरा वेक्टर हमारा ये ओ बी है, जो ओ से स्टार्ट हो रहा है, बी पे समाप्त हो रहा है। वेक्टर ओ ए को हमने ए कहा, वेक्टर ए, और ओ बी को वेक्टर बी कह दिया। वेक्टर ओ ए और ओ बी के बीच के कोण को थीटा कह देते हैं। इसका मतलब कोण ए ओ बी कितना है बेटा, थीटा है। तो लिख लिया जाए इतना। दो सदिशों ओ ए बराबर ए तथा ओ बी बराबर बी के सदिश गुणन को ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं। वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट of two vector quantities OA equal to A and OB equal to B, represented by ए क्रॉस बी। यही अदिश गुणन में निशान क्या था, डॉट का था। यहाँ क्या है, क्रॉस का है। ओ ए क्रॉस ओ बी, ए क्रॉस बी। एंड डिफाइंड बाई ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। तो ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं, तथा ए क्रॉस बी बराबर मापांक ए मापांक बी साइन थीटा एन कैप से परिभाषित करते हैं। अब यहाँ पर ये जो एन कैप है बेटा, ये कैसी राशि है, इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर है, तो ये पूरी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। प्रश्न उठता है, ये कौन सा यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर है तो कौन सा यूनिट वेक्टर है। तो
यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर ए और बी दोनों की लंब दिशा में इकाई सदिश होता है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड, ठीक है। इसी की वजह से ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर है। इससे पहले अदिश गुणन में ये नहीं था, यह इकाई सदिश अदिश गुणन में नहीं था। वहाँ ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा था, जिसमें कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी। यहाँ आ गई है तो प्रश्न उठता है क्यों आई है, वहाँ क्यों नहीं आई थी, यहाँ क्यों आई है, ठीक है ना। कोई वहाँ भी तो लिया जा सकता था, क्यों नहीं लिया गया, और यहाँ लिया गया तो क्यों लिया गया। तो दोनों को आपस में अंतर दोनों का करने के लिए कि वो सदिश है ये अदिश है, और सदिश रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, इकाई सदिश करता है, इसलिए है। अब इसके व्याख्या के लिए तुम देखो, इस स्थान पर अगर एक कोई पेंच होता, स्क्रू, इस ओ पर कोई स्क्रू होता और उस पेंच को हम घड़ी की सुई की उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते तो पेंच तुम्हारा ऊपर की तरफ उठता। यहाँ अगर पेंच होता और उसे हम ये घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमावें तो पेंच उठते हुए इसके लंबवत हो जाता, देखो हो जाता। तो यहाँ पर जब हम कोण भी जब बनाते हैं तो कोण जो बनता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनता है, पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं बोली जाती है। यानी हम ए से बी की तरफ जब बढ़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। उस समय पेज के हिसाब से बात करें तो ए से बी गए, एंटी क्लॉकवाइज पेज ऊपर उठा, तो ए और बी यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप में जो एन कैप कहा जा रहा है वही पेंच के उठने की दिशा है। पेंच किस दिशा में उठ रहा है बेटा, लंबवत दिशा में। अब यहां पर हम अगर उसकी फिगर लें 3 डायमेंशन में तो फिगर इस तरीके से आएगी। ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये एन कैप जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का लंब इकाई सदिश है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑन वेक्टर ए एंड, ठीक है, जो कि क्या निरूपित कर रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो परिणामी है, जिसे हमने यहां कहा कि इस प्लेस पे अगर स्क्रू होता और उसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो किधर उठता, ऊपर की तरफ उठता। तो स्क्रू के उठने की दिशा को निरूपित किया जा रहा है। स्क्रू समझाने के लिए लिया गया है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस दिशा में जा रहा है। क्लियर हो गया। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एन कैप हो गया। तो यहां पर लिख देते हैं बेटा, वेयर एन कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, दोनों बातें निरूपित कर दी गई। इतना क्लियर हो गया कंसेप्ट कि यहां पर पेंच हमारा उठता है, जो उठने की दिशा को बताया जा रहा है कि यही दिशा जो है इस वेक्टर के रिजल्टेंट की दिशा है, परिणामी की दिशा इसी दिशा में होगा, जो क्या है ए और बी दोनों के लंबवत है। इसे निरूपित हमने कैसे किया, यहाँ 2 डायमेंशन की फिगर में बनाया, ये बनाया है। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो पेंच के उठने की दिशा द्वारा हमने इसे
बताया। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी में हम लोग अगर इसे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाए होते तो ये कहाँ जाता? नीचे की तरफ जाता ना। जब हमें पेंच कसना होता है तो क्या करते हैं? घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे घुमाते हैं, पेंच टाइट होता जाता है। एक्सेप्शनल केस पेंच होते हैं कुछ, लेकिन मैक्सिमम पेंच जो हैं वो घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने पे कसे जाते हैं और उल्टी दिशा में खुलते हैं, यानी ऊपर की तरफ आते हैं। और जहाँ भी जिस भी तल पे होते हैं उस तल के लंबवत ही होते हैं। ये भी तुम देखोगे कि पेंच जिस तल पे भी कसा होता है उस तल के लंबवत ही उठता है। और ये वेक्टर उसी तल पे ही तो हैं। ये दोनों वेक्टर कहाँ हैं? उसी तल पे हैं जहाँ वो पेंच है। तो तल के लंबवत है यानी वेक्टर के भी लंबवत है। इतना क्लियर हो गया। अब जब हम कसेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, यानी एंगल कहाँ से कहाँ बन रहा है? बी से। तो अगर हमारा एंगल ये हमारा बी है और ये देखो तुम्हारा ए है, ये वेक्टर कितना है? ए है। एंगल यही थीटा आया नीचे की तरफ। किधर से किधर आया? ए से बी गया था तो बी से ए अगर करें और कितना? थीटा ही लें, तो ऐसी स्थिति में बेटा ये देखो हो जाएगा बी क्रॉस ए इक्वल टू मॉडुलस बी मॉडुलस ए साइन, अभी बोलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होता है? निगेटिव होता है ना। साइन माइनस थीटा एन कैप, दो में से एक ही बात बोलोगे, या तो एंगल माइनस बोलो या तो डायरेक्शन माइनस बोलो। दोनों माइनस नहीं बोला जाएगा ना। अगर एंगल माइनस बोल रहे हो तो डायरेक्शन को खुद ही बता देगा कि निगेटिव डायरेक्शन में है, और डायरेक्शन निगेटिव बोल रहे हो तो एंगल बता देगा नीचे की तरफ बन रहा है। ठीक है बेटा ना। तो ऐसा कहते ही ये हमारा बन गया बेटा बी ए माइनस बी ए साइन थीटा एन कैप। अब बी ए को ए भी बोल सकते हैं, इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इससे रिजल्ट क्या मिला? इससे हम कह सकते हैं कि ए बी साइन थीटा एन कैप इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए कह सकते हैं कि नहीं बेटा? देखो यानी इस रिजल्ट से अगर हम ए बी साइन थीटा बोलें तो कितना आ रहा है? माइनस बी क्रॉस ए। यहाँ पर इसे देखो, इसे हम इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप भी कह सकते थे। नंबर 1 बोल देते हैं यहाँ, क्यों बेटा? और ये ए बी साइन थीटा एन कैप माइनस साइन ट्रांसफर कर दिया तो इतना हो गया, और साथ में ये कितना था बेटा? ए क्रॉस बी था। तो इसे हमने कह दिया नंबर 2। ये हो गया हमारा नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 इस प्लेस पर आ जाते हैं बेटा। फ्रॉम 1 and 2 ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया बेटा? माइनस बी क्रॉस ए। तुम्हारे सामने देखो रिजल्ट है। ठीक है बेटा ना। तो इसका मतलब सदिश गुणन में, क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। तो thus commutative law of multiplication does not hold in vector product of two vector quantities। अतः दो सदिश राशियों के सदिश गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। ये रिजल्ट आ गया बेटा। ये रिजल्ट हमारा कितना हो गया? नंबर 3। और नंबर 1 रिजल्ट को हम यहाँ कोट कर दे रहे हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप, जिसे हमने ए बी साइन थीटा एन कैप भी कहा है। नंबर 1 बेटा। तो यहाँ तक तो इतना
क्लियर हो गया होगा। अब ये तुम देखो माइनस का मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा जो पेंच है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, अब नीचे की तरफ है। यानी जब तुम एंगल ऐसे घुमाओगे, जो पेंच उठ रहा था वो पेंच अब कसा जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो निगेटिव यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इसकी नेगेटिव बोल दें तो भी वो नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, और एंगल अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाप लें तो भी नेगेटिव हो गया। अब प्रश्न उठता है कि इतना तो सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया, फिर ये हुआ कि ये बताइए कि पेंच का हिसाब किताब तो आपने बता दिया हमें कि यहाँ पेंच है। पेंच हम घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम घुमाते हैं तो वो खुलता है, ऊपर की तरफ उठता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाता है। तो पेंच यहाँ आप ला दिए, और इससे पहले वाले में पेंच नहीं था क्या? अगर यहाँ पेंच की चर्चा हुई तो वहाँ भी पेंच की चर्चा होनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि वहाँ पर आप कॉस थीटा बोल रहे थे, कॉस एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ आप क्या यूज कर रहे हैं? साइन। तो आखिर इसका क्या रीजन है कि वहाँ आपने कॉस यूज किया, यहाँ आपने, वहाँ आप मौन रह गए, पेंच के बारे में कुछ बोले ही नहीं, और यहाँ पढ़ाते ही पेंच बोलना शुरू कर दिए, है ना। तो अब इसके बारे में जानते रहो कि जो पेंच है वो वहाँ भी था, लेकिन पेंच तीन स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति कि हम उसे घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाएं तो खुलेगा, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तो बंद होगा, दो स्थिति हो गई। तीसरी ये हो गई कि हम घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं या उल्टी दिशा में घुमाएं, वो जहाँ वहीं नाचना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या उसे कहेंगे? तो स्क्रू फेल हो गया है बोलते हैं ना, इसकी चूड़ी खराब हो गई है ना, ये तो बोलते हैं। ऐसी स्थिति में हम कसें या खोलें, वो न खुल रहा है ना कसा रहा है, दोनों स्थितियां हो रही ना। तो हम कैसे बतावें कि ये घड़ी की सुई की दिशा में कसाएगा कि घड़ी की उल्टी सुई दिशा में कसाएगा? यानी इसकी क्या डायरेक्शन, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में तुम देखते हो अभी हम लोगों ने यूज किया, यहाँ पर जब हम घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में ले गए थे तो हमने साइन थीटा यूज किया था, देखो यूज किया था। और जैसे ही घड़ी की सुई की दिशा में आए क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्या यूज किया? माइनस थीटा। यहाँ इस थीटा से ये ठीक है, लेकिन यहाँ इस माइनस थीटा की वजह से यहाँ क्या हो गया? माइनस हो गया, जिसने दिशा बता दी कि ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी पेंच अब कसा जा रहा है। लेकिन वहाँ पर जब वो घड़ी की सुई की दिशा या सुई की उल्टी दिशा में कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, जहाँ है वहीं का वहीं है, तो ये स्थिति कौन दे सकता है? केवल कॉस ही दे सकता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कितना होता है बेटा? कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही तो होता है। इसका मतलब चाहे हम घड़ी की सुई की दिशा में ले जाएं और चाहे घड़ी की सुई की, चाहे एंगल निगेटिव लें और चाहे एंगल, यानी घड़ी की सुई की दिशा यह सुई की उल्टी दिशा, हर बार हमें रिजल्ट वही मिल रहा है, जहाँ है वहीं है ना। इसलिए वहाँ कास यूज किया गया था। कास ही ये बता सकता है कि कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। और यहाँ क्या यूज किया बेटा? साइन। साइन माइनस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है साइन। तो ये रीजन क्लियर हो गया कि वहाँ कास, यहाँ साइन क्यों यूज किया गया। पेंच हर जगह है, वहाँ का पेंच कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, यानी जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं स्क्रू फेल हो गया है। यहाँ का पेंच रिजल्ट दे रहा है। रिजल्ट क्या दे रहा है कि घड़ी की सुई की दिशा में जाने पर पेंच तल के लंबवत उठ रहा है, और घड़ी की सुई की दिशा में अगर ले जाएं तो तल के लंबवत डाउनवर्ड डायरेक्शन में कसा जा रहा है। दो स्थितियां हो गई ये। अब साइन और कास ही हम क्यों लेते हैं? तो तुम देखते हो साइन और कास में इनकी जो रेंज है वो चाहे साइन लो -1 है ना, साइन थीटा ले लो r,
कास थीटा ले लो, दोनों केस में -1 और 1 के बीच में होते हैं, बाकी सभी में क्या होती है रेंज, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। फाइनाइट रेंज के दायरे में यही लोग आते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर तुमने देख लिया कि साइन और कास क्यों यूज होता है, इसका रीजन जान लिया। अब डायरेक्शन यहाँ आ गई, और इन्हीं को अंतर करने के लिए ही तो यहाँ डॉट और क्रॉस का भी यूज किया गया, और साथ में साथ साइन और कास भी अब अंतर में आ गया। तो तुम साइन देखते ही जान जाओगे यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें से स्पेशल केस लिए जाए बेटा, जैसे वहाँ स्पेशल केस लिए गए थे यहाँ भी लिए जाएं। तो अगला बेटा एक के दोनों पक्षों का मापांक लेने पर टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड ऑफ 1, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, एक के दोनों पक्षों का मापांक लेने पर। जैसे ही मापांक हमने लिया तो मॉडुलस A क्रॉस B इक्वल टू ये AB साइन थीटा एन कैप है। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है बेटा, तो ये हो जाएगा AB साइन थीटा एन कैप, और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है, तो ये हो गया बेटा AB साइन थीटा, हो गया बेटा ना। क्यों? क्योंकि इतनी तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो इसकी वजह से है, एन कैप की वजह से है, ये आ गया। ये हो गया नंबर, हम बोल देते हैं 4 बोल देते हैं, ठीक है। अब यहां से भी देखो बेटा, फ्रॉम 4 से साइन थीटा इक्वल टू मॉडुलस A क्रॉस B अपान मॉडुलस A मॉडुलस B। ये A और B को मॉडुलस A मॉडुलस B बोल सकते हैं ना बेटा। साइन थीटा इक्वल टू मॉडुलस A क्रॉस B अपान AB, AB मीन्स दिस। तो अगर हमें दो सदिश राशियों के बीच का कोण निकालना हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज विच इज थीटा, देन वी हैव साइन थीटा इक्वल टू मॉडुलस A क्रॉस B अपान मॉडुलस A इंटू, लेकिन इससे पहले स्केलर प्रोडक्ट में भी निकाला गया था, कॉस थीटा इक्वल टू A डॉट B अपान मॉडुलस A मॉडुलस B। तो एंगल में तो दोनों फार्मूले हैं, ठीक है, दोनों हैं। लेकिन अगर हम इतना वर्क कर चुके हैं तो ज़्यादा अच्छा ये है ना, नहीं तो वो भी फार्मूला है एंगल का, ये भी है, दोनों के बीच के, ठीक है। अब यहां तक तो ये हो गया बेटा, ये हो गया नंबर 5। अब इसके बाद इसकी चर्चा की जाए जो लिखा था, है ना, एन कैप, ठीक है। तो इतना नोट हो गया हो तो हम हटाएं इसे, है ना, किसी को हटा देते हैं। फर्दर फ्रॉम 1, पुनः 1 से एन कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B। इसे हम क्या कहते हैं, A तथा B पर लंब इकाई सदिश। तो जब हम एन कैप बोलेंगे इसका मतलब क्या कहने जा रहे हैं, A और B पर लंब इकाई सदिश, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब नंबर 1 से बोल रहे हैं, तो तुम देखो ये बना A क्रॉस B अपान AB साइन थीटा। बेटा हो रहा नहीं, देखो नंबर 1 को ध्यान से देखो, एन कैप इक्वल टू A क्रॉस B अपान AB साइन थीटा आ रहा है, देख लो, सही है। अब हम इस प्लेस पे इक्वल कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू A क्रॉस B अपान मॉडुलस A क्रॉस B हो रहा है नहीं बेटा, देखो ये, क्योंकि तुम्हारे सामने यही नंबर 4 में AB साइन थीटा किसके इक्वल है, इसका मतलब एन कैप जो कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B है, वो किसके इक्वल है, A क्रॉस B अपान
ए बी साइन थीटा विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपन मॉडुलस ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इस समय इस इतने को मत देखो, केवल इतने को देख के बताओ कि अगर ये लिखा हो तो इसे तुम क्या पढ़ोगे, केवल इतने को। अगर वेक्टर ए अपान मॉडुलस वेक्टर ए लिखा हो तो क्या बोलते हो? ए का इकाई सदिश यूनिट वेक्टर ऑफ ए ना, यही तो बोलते हो ना। वेक्टर ए अपान मॉडुलस वेक्टर ए मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए, इतना हम बोलते हो ना। इसका मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर है अपान उसका क्या है, मॉडुलस है, तो ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी हुआ कि नहीं। इसका मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं, इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, कह सकते हैं कि नहीं। ठीक है बेटा ना। तो ए और बी दो वेक्टर थे, लेकिन रिजल्ट क्या मिला, एक वेक्टर। ए और बी कितने वेक्टर थे, दो वेक्टर, रिजल्ट मिला एक वेक्टर। उस रिजल्ट की दिशा क्या है, लंब दिशा है। ये भी हमने कहा ना कि उसकी दिशा लंबवत है। ठीक है, तो रिजल्ट किस दिशा में मिल रहा है। तो अब यहां तक तुमने देखा ये हो गया, इससे एक रिजल्ट मिला बेटा। अगर ये यूनिट शब्द हटा दो यहां भी और यूनिट शब्द यहां भी हटा दो, तो जो तुम कहते हो क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उसी को हम कह सकते हैं वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी भी। तो नोट में बेटा लिख लो नीचे, अब इतना हो गया। नोट नोट पे हम इस प्लेस पे आ जाते हैं बेटा। इसी को देखने से जो हमें रिजल्ट मिला वो ये हुआ, वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बोलते हैं बेटा ना। देखो ए बोलते हैं ना, ए क्रॉस बी बोलते हैं। तो वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को भी ए क्रॉस बी बोलते हैं, और इसी को बोल सकते हैं वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो आज के बाद से तुम्हें यह भी मालूम हो गया कि अगर कोई पूछे कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी। ए और बी का लंब सदिश ज्ञात करो, यानी क्या ज्ञात करो, ए क्रॉस बी ज्ञात करो। अब सदिश गुणन के बजाय ये शब्द यूज होने पर भी हम करेंगे, और ये ज़्यादातर यूज यही शब्द होता है। अभी जब हम लोग 3D पढ़ेंगे तो वहाँ यही यूज होगा। तो दे देगा गिवन वेक्टर ए वेक्टर बी दे देगा, और कह देगा फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अब लेके बुझे हुए हैं कि अब क्या किया जाए, जबकि क्या निकालना है, ए क्रॉस बी ही तो निकालना है। तो इसके आगे बेटा जो है स्पेशल केसेस जितने भी हैं वो कल के लेक्चर में लिया जाएगा। थैंक यू।